नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैंने जो रीट का एक एनवायरमेंट का पर्यावरण का एक टेस्ट डाला था, जिसे आप लोगों ने देखा भी, लेकिन दोस्तों देखते हुए आपने उनको देख तो लिया लेकिन लाइक नहीं किया, और वो टेस्ट आपको कैसा लगा उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। चलिए फिर मैं आपके लिए सेकंड टेस्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बराबर बने रहे तो एग्ज़ाम 26 सितंबर को है, तब तक हमारे काफ़ी टेस्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आगे अगर काफ़ी बच्चे जुड़ते रहे तो मैं दूसरी सब्जेक्ट यानी हिंदी, संस्कृत, मैथ इनका भी टेस्ट लेके आऊँगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। अब मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। जो आज का अपना सेकंड टेस्ट है, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन पिलानी, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन आगरा और चौथा ऑप्शन दिल्ली। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये पिलानी में स्थापित हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, पिलानी में। तो दोस्तों अब अपना सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यारों वीडियो को देखो जब लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक के बटन दबाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है इमली और तीसरा ऑप्शन है बबूल और चौथा ऑप्शन है सहतूत। दोस्तों सदाबहार का मतलब ये है कि सदा वो हरित रहता है और वो सूखता नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं नीम। तो दोस्तों नीम भी सदाबहार है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इमली, फिर तीसरा ऑप्शन बबूल और चौथा ऑप्शन सहतूत। तो दोस्तों बबूल, सहतूत, नीम ये तीनों पेड़ सदाबहार हैं। और कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, सदाबहार पेड़ नहीं है। तो दोस्तों इमली का जो पेड़ होता है वो सदाबहार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरुआत किया गया था वो कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1982, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन है 1973। तो दोस्तों ये इस प्रोजेक्ट टाइगर की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो ये 1973 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, 1973 में। तो आगे चलते हैं अब। तो भारत का क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कभी कभार कुछ गलती कर देते हैं बच्चे कि यहाँ पे राष्ट्रीय पशु लिखा हुआ है लेकिन वो पक्षी समझ के दूसरे ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। इसलिए लाइन को अच्छे से पढ़े। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है ये। तो एक ऑप्शन दे रखा है हाथी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है शेर और तीसरा ऑप्शन दे रखा है बाघ और चौथा ऑप्शन दे रखा है मोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाघ, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को ही बनाया गया है। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है मनी प्लांट,
दूसरा ऑप्शन है सिनकोना प्लांट, तीसरा ऑप्शन है यूकेलिप्टस प्लांट और चौथा ऑप्शन है एकोनाइट प्लांट। तो दोस्तों ये जो कुनाइन या कुनेन ये दवा बनती है तो ये सिनकोना प्लांट से बनती है दोस्तों। किससे बनती है? सिनकोना के पेड़ से या सिनकोना के पौधे से। तो इसका ये जो कुनाइन दवाई बनती है जो ये किससे बनती है? सिनकोना प्लांट से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है तो दोस्तों यानी पोलियो किससे होता है उसके बारे में बताइए। तो ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है विषाणु और सी ऑप्शन है कवक और डी ऑप्शन है कीट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट, तो इन चारों में से किसके कारण पोलियो हो जाता है यानी पोलियो की बीमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे विषाणु के कारण, यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विषाणु। तो विषाणु के कारण पोलियो की बीमारी पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग देखें, इसको मेरे साथ बने रहें। दोस्तों ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली भर्तियों में आ चुके हैं और आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है यानी दोस्तों जो शिक्षण विधि है पर्यावरण की उसमें व्याख्यान विधि है जिसकी में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है छात्र, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन है अनुशासन। तो सबसे जो यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षक। दोस्तों व्याख्यान विधि के अंदर शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों अब पढ़ाई को बराबर जारी रखें क्योंकि 26 सितंबर को रीट की एग्जाम है और आप लोगों के लिए दिन बहुत ही कम बचे हैं। दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन ज़्यादा है लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं है, वो ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ गई। इसलिए बराबर पढ़ाई करते रहें। वैसे आपकी इच्छा, आप जो चाहो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, तो आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? दोस्तों आगमन विधि के जो पाठ होता है उसका निरीक्षण कौन करता है? तो आगमन विधि के पाठ का निरीक्षण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है बालक और तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका निरीक्षण कौन करता है? दोस्तों शिक्षक। आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण और बाद में नियम। तो दोस्तों उदाहरण हमको शिक्षक ही बताते हैं, इसलिए पाठ में इनका निरीक्षण होता है जो कौन करता है? शिक्षक। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आगमन विधि के कितने चरण हैं? दोस्तों आगमन विधि के कितने चरण हैं? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो दोस्तों आगमन विधि के 4 नियम बताए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है ये 5, 7 और सी 8 और डी 4। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दोस्तों आज के पेपर में मैं 15 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो 10वें क्वेश्चन में देखिए विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं? दोस्तों कोई सब्जेक्ट के अनुसार जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य और दूसरा ऑप्शन है ज्ञान और तीसरा ऑप्शन है प्राप्य उद्देश्य और डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों फिर एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अभिकर्मित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा
सीखने का विज्ञान है। यानी दोस्तों इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, ये एक परिभाषा है। अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम, ये दोनों शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ये ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है S.M. कोटे, और सी ऑप्शन है उनाहिल, और डी ऑप्शन है जेम्स एम ली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B.F. स्किनर होगा। B.F. स्किनर ने कहा था अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, यानी फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो है चित्र बनाने में, और दूसरा ऑप्शन है चार्ट बनाने में, सी ऑप्शन है पुस्तक चित्र दिखाने में, और डी ऑप्शन है किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने में। तो फ्लेनल बोर्ड, इसका उपयोग दोस्तों यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने में फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? किसी भी चित्र के विभिन्न भाग होते हैं उनको क्रम से दर्शाने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और जितने भी भाई नए देख रहे हो तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे L1 हो L2 हो, तो पर्यावरण की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अगर टाइम मिला मेरे को तो जैसे हिंदी और संस्कृत, मैथ और अपने जो आगे आप लोगों के सेकंड लेवल में दोस्तों पता नहीं मेरे को कौन कौन सी क्या चलती है, लेकिन फर्स्ट लेवल के लिए ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसकी भी और शायद उसके टेस्ट जहाँ तक बनाने का टाइम मिला तो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। लेकिन अभी तो आप लोग पर्यावरण का जारी रखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण की बाध्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? सॉरी दोस्तों, ये बाध्य नहीं है, बाह्य है। निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण की बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो दोस्तों किसके अनुसार ये कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है हर्शकोविट्स, और दूसरा ऑप्शन है D.H. डेविस, और सी ऑप्शन है E.J. रॉस, और डी ऑप्शन है फिटिंग। तो दोस्तों ये E.J. रॉस के अनुसार कहा गया है, यानी पर्यावरण की वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा था? E.J. रॉस ने। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 पर देख लेते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों ये भी एक परिभाषा दी गई है, और किसके द्वारा ये आपको बताना है। तो चलिए मैं परिभाषा बोलता हूँ। तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? दोस्तों दोबारा सुनिए कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? ए ऑप्शन है टांसले का, दूसरा ऑप्शन है गिस्बर्ड का, और तीसरा ऑप्शन है फिटिंग का, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गिस्बर्ड का। दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? गिस्बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन
2017 की जो 18 में भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर आया था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन, दोस्तों मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने जो या पिछली भर्तियों में आए हुए हैं या आने की संभावना पूरी पूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हम सीसीई के भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। और सी ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। तो चौथा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। अब दोस्तों बात करते हैं इनके ऑप्शनों की। तो ये क्या कह रहा है, विद्यालय में जब बालक उपस्थित होता है तो उसके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा ऑप्शन उसके उपस्थिति होने के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, और उसके उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, और उसके कौशलों का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक रूप से दोस्तों मूल्यांकन यह होना चाहिए कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सेकंड जो टेस्ट सीरीज चली थी तो उसके 15 क्वेश्चन लेके आया था मैं, और 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और इसी के साथ में अब फिर मैं एक बार आपसे यही कह रहा हूं कि वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, और जितने भाई नए देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर शिक्षा से जुड़े रहोगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, वरना दोस्तों फिर आप जानते हो कि टाइम को हम बांध कर नहीं रख सकते, बल्कि टाइम हमको बांध कर रख सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे एक लाइन कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दाढ़ता है। तो आप लोग भी जरूर पीजिए और उतने ही दाढ़िए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।